Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 1, the Harappan Civilization. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, watch it. बेटा अगर आप लोगों ने पार्ट 2 प्रॉपर देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने टॉपिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट तो किया था पर उसे प्रॉपरली एंड नहीं किया था। तो समझ लेते हैं हम लोग कि पार्ट 2 में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 3 ट्रांसपोर्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बात। तो अगर बेटा ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भले ही वो सी ट्रांसपोर्ट हो, वाटरवेज हो या एयर सॉरी इनलैंड ट्रांसपोर्ट हो, दोनों में ही एक बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट था किसका, हड़प्पन्स का। ठीक हुई बात। वो लोग जहाँ तक बनता था सी ट्रांसपोर्ट भी करते थे, जहाँ सी नहीं अवेलेबल होती थी, रिवर्स नहीं होती थी, वहाँ पर इनलैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ वो करते थे। तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस हमें ऐसे मिले हैं किसके, शिप्स के। कुछ सील्स के ऊपर मिले हैं, ठीक है। एक पूरा के पूरा टेराकोटा का मॉडल मिला है शिप का। तो इससे पता चलता है कि भैया ये लोग शिप के थ्रू ट्रैवल तो करते ही थे, है ना। देखो आजकल के टॉयज़ में हमें कार मिलती है, एरोप्लेन मिलता है, तो कार भी आज ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो जा रही है, एरोप्लेन भी यूज़ हो रहा है ना। तो जिस टाइम में जिस टाइप के खिलौने मिलते हैं वो खिलौने क्या होते हैं, रियल चीज़ का डिपिक्शन ही तो होते हैं। तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस मिले हमें शिप्स के सील्स के ऊपर, कहाँ पर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। एक तो पूरा के पूरा टेराकोटा का शिप का मॉडल मिला है लोथल में, जो ये बताता है कि शिप्स का यूज़ तो हम करते ही थे, बोट्स का यूज़ भी करते थे गुड्स को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। जो भी प्रोडक्शन सेंटर होता था उससे सिटीज़ तक में गुड लाने के लिए किसका यूज़ करते थे, बोट्स का। अब हम बात करते हैं इनलैंड ट्रैवल की। ज़मीन के ऊपर ये लोग कैसे ट्रैवल करते थे, तो इसके लिए भी हमें बेटा एक पूरा के पूरा मॉडल कार्ट मिला है। ठीक है, एक ब्रोंज का, एक कॉपर का पूरा मॉडल कार्ट मिला है जिसमें ड्राइवर के बैठने की भी जगह है। इसका मतलब ये लोग घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी का यूज़ भी करते थे। इनलैंड ट्रैवल के लिए हमें इनफ एविडेंस मिले हैं। एक टेराकोटा का मॉडल भी मिला है बुलक कार्ट्स का, कॉपर और ब्रॉन्ज का मॉडल भी मिला है कार्ड्स का जिसमें ड्राइवर के बैठने के लिए जगह है। कहाँ से मिला है, हड़प्पा से एंड चंडहुडो से। ठीक है बात। और जो पुरानी कार्ड्स हैं वो आज की जो घोड़ा गाड़ी आप लोगों ने देखा होगा, कहीं गए होंगे तो, क्योंकि यूजुअली आजकल तो बंद है पर कुछ कुछ प्लेसेस पे चल रही हैं। तो घोड़ा गाड़ी जैसी होती है हॉर्स कार्ट, वैसे ही इन लोगों के कार्ट हुआ करते थे। कार्ट्स यूज इन दोज डेज रिजेंबल द मॉडर्न का हॉर्स कार्ट। ठीक हुई बात। देखो इस तरीके से हुआ करते थे, दिख रहा है। ये टेराकोटा का मॉडल है किसका, कार्ट का। अब हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे तो बेटा अगर मैं आर्ट और क्राफ्ट की बात करूं तो जितना भी काम हड़प्पन आर्ट में हुआ है, भले ही वो फिगरेंस बनाई हो, क्ले की मूर्तियां बनाई हों, टेराकोटा की मूर्तियां बनाई हों, पत्थर की मूर्तियां बनाई हों, ब्रॉन्ज की बनाई हों, कॉपर की बनाई हों, उन मूर्तियों को देखने के बाद, उस स्कल्पचर को, ब्रॉन्ज स्कल्पचर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप का एग्जाम्पल है। ठीक है बात। आर द प्रोडक्ट्स ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, मतलब उस टाइम में बहुत ही बढ़िया क्राफ्ट्समैन करते होंगे जिन्होंने इतनी अच्छी क्राफ्टमैनशिप हमें दिखाई बेटा। अच्छा, और दूसरी बात, वहाँ पर एक वोवन कॉटन क्लॉथ भी मिला है मोहनजोदड़ो में। टेक्सटाइल के इम्प्रेशन मिले हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। मतलब ये तो है कि उन लोगों को कपड़ा बनाना भी आता था। हड़प्पन्स बोर्ड मेकिंग में काम करते थे, सील बनाते थे, टेराकोटा के आर्टिकल्स बनाते थे। टेराकोटा बोले तो चीनी मिट्टी के आर्टिकल बनाते थे। अच्छा, जितने भी सब्जेक्ट, अब देखो आज अगर हम हमारी सील्स को देखें, हमारी सील्स को या स्टंप को देखें तो उसमें झांसी की रानी होती है, कहीं पर गांधी जी हैं, कहीं पर भगत सिंह हैं। तो स्टंप के ऊपर किसका इमेज आएगा, वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो उस टाइम के लोग भी जो सील्स बनाते थे उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन बीइंग दिखेंगे, कहीं एनिमल दिखेंगे, कहीं बर्ड्स दिखेंगे। तो वो सब्जेक्ट जो पोर्ट्रेट किए जाते थे सील्स पर, टेराकोटा के फिगर्स, उनमें ह्यूमन बीइंग भी थे, एनिमल थे, बर्ड्स। बेटा जो ह्यूमन फिगरेंस, इंसानों की जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी उसमें ऐसे दिखाया जाता था कि उन्होंने बहुत हैवी ऑर्नामेंट ज्वेलरी पहनी हुई है, एलॉबरेट हेड गियर, सर के ऊपर बड़ी सी टोपी लगाई हुई है। एमंग द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, अगर हम निर्जीव
इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की बात करें जिन्हें हम निर्जीव ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, तो उनमें मोस्ट कॉमन था टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट एंड प्लो। वैसे तो इन लोगों ने सजीव चीज़ों की चीज़ें बनाई हैं जो जिंदा थी उस टाइम में, जो चल फिर सकती थी, मतलब जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स थे उसको ही ज़्यादा बनाया है। पर अगर हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की बात करें, निर्जीव चीज़ों की बात करें, तो उसमें बुलक कार्ट और प्लो मतलब हल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन थे। जो गोल्ड में स्मिथ हुआ करते थे वो सिल्वर, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन की ज्वेलरी बनाया करते थे। हरप्पन्स ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ बीड मेकिंग, ये लोग मोती बनाना भी जानते थे। हरप्पन्स ने अपनी ही अलग तरीके की पोट्री बनाई हुई थी, है ना, ग्लॉसी शाइनी, जो ग्लॉसी थी, जो शाइनी थी, जितने भी अर्दन मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे, जो पोट्री बनाई जाती थी, ठीक है, क्राफ्टेड ऑन द पॉटर्स व्हील, वो जो चर देखा होगा ना व्हील जिसके ऊपर मटका बनाते हैं हम, पॉटर्स व्हील के ऊपर ही अपनी पॉटरी को बनाते थे। वो डेकोरेटेड विथ ब्लैक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, और उसके ऊपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने होते थे, कभी ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है, इस तरीके से ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को बनाते थे। लार्ज जार मिले हैं जिनके नैरो नेक्स हैं। रेड पॉट्स मिले हैं, मतलब जो सुराही होती है ना, देखो सुराही नीचे से कितनी बड़ी होती है, पर उसका सुराही आप लोगों ने देखी होगी ना, इस तरीके की होती है सुराही, ऐसी सुराही मिली है। अरे यार गलत बनाया है, सुराही कैसी होती है, सुराही ऐसी होती है ना, इस तरीके की सुराही, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, मटके की बहन सोच लो, वो होती है सुराही। चलो, तो बड़े बड़े जार मिले हैं जिनका नैरो नेक है, रेड के पॉट मिले हैं, ब्लैक डेकोरेशंस, वियर एविडेंस ऑफ देयर आर्टिस्टिक। इसके अलावा लाल काले कलर का होना, एक बड़ा सा मटका होना जिसका नैरो नेक होना, मतलब आर्टिस्टिक स्किल तो इनके अंदर थे। स्कल्पचर की बात अगर हम करें तो जो हरप्पन आर्टिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड स्कल्पचर्स थे, बढ़िया मूर्तियाँ बनाया करते थे। इनका जो पोर्ट्रेयल था ह्यूमन का या एनिमल का, बहुत ही रियलिस्टिक लगता था, ऐसा लगता था कि बिल्कुल इन्हें पूरा प्रॉपर आइडिया है ह्यूमन एनाटॉमी का, उस हिसाब से ये बनाते थे, डिटेल्ड एनाटॉमिकल डिटेल्स, है ना, कैसे बियर्ड बननी चाहिए, हैंड शोल्डर कैसे बनना चाहिए, मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाते थे। जो स्टैच्यू होते थे वो पत्थरों के भी, मतलब स्टोन के होते थे, ब्रॉन्ज के होते थे, टेराकोटा के होते थे। मतलब अगर इन्हें स्टैच्यू बनाना है तो इसमें कोई स्पेसिफिक मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, पत्थरों पे भी बना लेते थे, ब्रॉन्ज पे भी, टेराकोटा पे भी। बहुत सारे स्टोन इमेजेस मिली हैं उस पर्टिकुलर टाइम की। इसमें एक बस्ट ऑफ बियर्डेड मैन मिला है, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। कुछ लोग इसे प्रीस्ट किंग भी कहते हैं, ठीक है। फॉर डिटेल्स रेफर द सोर्सेज इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के सोर्सेज में हमने पढ़ा था उसके रिगार्ड्स में। टेराकोटा के जो फिगरिंग्स हैं वो भी लार्ज नंबर में मिले हैं हमें हरप्पन सेटलमेंट्स में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेराकोटा की इमेज है वो है मदर गॉडेस की इमेज। इसके अलावा मदर गॉडेस के अलावा भी बहुत सारी फ्यू फिगरिंग्स मिली हैं। bearded male with coiled hair, स्टैंडिंग रिजिडली अपराइट, ऐसे सीधा रिजिडली सीधा बैठा हुआ है, कोइल्ड हेयर हैं, दाढ़ी है उसकी, ऐसे माना जाता है कि ये मेल फिगरिन है, ठीक है, मतलब उसे कुछ लोग भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग या तो ये टॉयज़ की तरह खेलते होंगे या तो कल्ट फिगर्स की तरह होंगे। कल्ट फिगर्स की तरह मेरी बात मानो, एक धर्म, एक पंथ के, एक पर्टिकुलर कल्चर के मूर्तियाँ या तो वो होंगी या तो फिर वो टॉयज़ की तरह यूज़ होती होंगी। बहुत सारे मेल के फीमेल के फिगरेंस मिले हैं। जो आर्ट है ब्रोंज कास्टिंग का वो भी बहुत प्रेवलेंट था, बहुत बड़े स्केल पे होती थी ब्रोंज कास्टिंग। ब्रोंज के स्टैचू बनाए जाते थे लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से। अच्छा, इसमें होता क्या था, ध्यान से सुनना। एक मूर्ति बनाई काय की, वैक्स की। इस मूर्ति के ऊपर फिर हमने क्या लगा दी, मिट्टी, मिट्टी लगा दी, अब इस वैक्स को कवर कर दिया। अब क्या होगा, फिर से ध्यान से सुनना। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में वैक्स का फिगर, एक मोम का फिगर बनाया, उसको क्ले की कोटिंग दे दी, मिट्टी से उसको कवर कर दिया, ठीक है। देन द वैक्स वॉज मेल्टेड बाय हीटिंग एंड द होलो मोल्ड। अब बेटा एक प्रॉपर एक छेद किया और जो भी आपने बनाई थी मूर्ति उसको गर्म किया। गर्म किया तो वैक्स की तो क्वालिटी होती है, गर्म होती तो पिघल जाएगी।
थस क्रिएटेड वॉज फिल्ड विथ मॉल्टन मेटल। अब ये जो खाली होल बना था, सपोज करो मैंने ये मूर्ति बनाई, मूर्ति बना के इसको मिट्टी से कवर कर दिया। अब मिट्टी से कवर करने के बाद इसकी जो वैक्स थी उसको पिघला पिघला के बाहर निकाल दिया। अब ये बचा हॉलो। इस हॉलो में फिर मैं क्या डालूँगी, मॉल्टन मेटल, लोहा गर्म करके, ब्रॉन्ज गर्म करके या तांबा गर्म करके इसके अंदर डालूँगी। तो वो किसका शेप ले लेगा, जैसा हमने वैक्स का फिगर बनाया होगा। ठीक है बात, फिर से एक बार पढ़ लें, क्या इसको नहीं समझ में आया है। तो जो आर्ट था ब्रोंज कास्टिंग का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था, बहुत बड़े स्केल पर प्रेवलेंट था। ब्रोंज स्टेच्यू बनाए जाते थे स्पेशल लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से। इस प्रोसेस में वैक्स के फिगर बनाए जाते हैं, फिर उन्हें मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। ठीक है, उन्हें कोटिंग दे दी जाती है क्ले की। फिर वैक्स को मेल्ट किया जाता है, उसे गर्म करके, एंड द हॉलो मोल्ड, जो हॉलो मोल्ड बना है थस क्रिएटेड वॉज फिल्ड विथ मॉल्टन मेटल। मॉल्टन मेटल उसके अंदर डाल दिया जाता था। ठीक है बात। अब जो ब्रोंज स्टेच्यू था डांसिंग गर्ल का, जिसको हमने सोर्स सेक्शन में पढ़ा है, वो भी हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। ये भी मास्टरपीस है आर्ट का। डांसिंग गर्ल के अलावा बहुत सारे ब्रोंज फिगर मिले हैं, एनिमल्स के, बफेलो के, रैम्स के, है ना। सम मॉडल्स ऑफ कार्ड्स हैव बीन अनअर्थ, और कुछ ज़मीन के अंदर से कार्ड्स के मॉडल भी मिले हैं। कार्ड बोले तो अभी हम लोग ने देखा था ना फिगर। ड्रेस की बात करें तो जो इंडस वैली के मैन थे वो धोती पहनते थे। ठीक है, एज इज डेपिक्टेड ऑन पोस्ट हर्ड फ्रॉम हड़प्पा। वो शॉल भी पहनते थे अपर गारमेंट की तरह, जो हमने प्रीस्ट का जो इमेज सोर्स सेक्शन में डिस्कस किया था उसमें नहीं, एक बहुत ही सुंदर शॉल वो ओढ़े हुए हैं। जो औरतें होती थी वो स्कर्ट पहनती थी। यूज्ड अ क्लॉक टू कवर आर्म्स एंड शोल्डर्स, और एक क्लॉक का यूज़ करती थी जिससे वो अपने आर्म्स और शोल्डर को कवर कर लेती थी। फिर हमें निडल्स भी मिली हैं, बटन्स मिले हैं कुछ साइड्स पर, तो हमें ये पता चलता है कि उन्हें कपड़े सिलना तो आता था। मेल क्या पहनते थे, धोती, और ऊपर क्या पहनते थे, शॉल। विमेन क्या पहनती थी, नीचे पहनती थी स्कर्ट, और क्लॉक का यूज़ करती थी अपने आर्म्स और शोल्डर्स को कवर करने के लिए। निडल्स भी मिली हैं, बटन्स भी मिले हैं। तो सोचो कितना ज्ञान था भाई इन लोगों में। निडल बटन्स बना चुके थे आज से 5-6 हज़ार साल पहले। अब हम बात करेंगे ऑर्नामेंट्स की। ऑर्नामेंट्स दोनों ही पहनते थे, मैन वीमेन। आप लोग अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखोगे ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि मैन वीमेन दोनों ही ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स पहनते थे। कुछ कॉमन ऑर्नामेंट्स थे, नेकलेस, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स, आर्मलेट्स, एंकलेट्स, बाजूबंद, पायल, अंगूठी, हार, नोज रिंग, फैन शेप्ड हेड ड्रेस, ईयर रिंग्स, सब कुछ पहनते थे ये लोग, है ना। और ये गोल्ड से बने होते थे, सिल्वर से बने होते थे, प्रीशियस स्टोन या आइवरी से। आइवरी बोले तो हाथी दांत, गोल्ड बोले तो सोना, सिल्वर बोले तो चांदी, प्रीशियस स्टोन बोले तो माणिक, रूबी, सफायर, टोपैज। टॉयज़ एंड अम्यूजमेंट्स, लोग खेलते थे बच्चा, बहुत सारे गेम्स जो होते थे छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, क्योंकि ये जितने भी खिलौने हमें मिले हैं, टॉय कार्स वगैरह जो हमें मिली हैं, वो सब मुझे ऐसे लगता है कि उनके टॉय रहे होंगे। पीपल प्लेड गेम्स एंड हैड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के दूसरे फॉर्म भी थे, पर वो गेम्स भी खेलते थे। दे प्लेड डाइस, डाइस खेलते थे। डाइस आपको पता होगा ना, क्या बोलते हैं, जो ऐसे पासा, जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। एक साइड 1 लिखा होता है, एक साइड 2 लिखा होता है, एक साइड 5 लिखा होता है, एक साइड 6 लिखा होता है। चलो, वो लोग हंटिंग के लिए जाते थे, फिशिंग करते थे, मतलब वैरायटी ऑफ गेम्स वो खेलते थे। एंटरटेनमेंट के लिए उनके पास बहुत कुछ था। वो कभी डाइस खेलते, कभी हंटिंग के लिए जाते, कभी फिशिंग के लिए जाते। जो मेन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मिला है उस टाइम में वो है ड्रम एंड लायर। टॉयज़ मिले हैं बर्ड्स के, एनिमल्स के, फिगरिंग्स मिली हैं, कार्ड्स मिले हैं, विसल्स मिली हैं। तो बेटा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में हमें क्या क्या मिला है, ड्रम और लायर। ड्रम तो आप सबको पता है कैसा होता है, लायर ऐसे यू शेप का होता है, और यहाँ पर ऐसे स्ट्रिंजेंट वायर होते हैं जिनको बजाया जाता है, तार होते हैं। तार समझ लो आप, तार बोले तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वायर, है ना। तो मेन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में ड्रम और लायर याद रखना।
चिड़िया के खिलौने, एनिमल के खिलौने, मतलब खिलौनों में चिड़िया, खिलौनों में जानवर की मूर्तियाँ, कार्ड्स, व्हिसल, ये सब कुछ मिला है। अब डिक्लाइन कैसे हुआ इतनी बड़ी, इतनी समझदार सिविलाइजेशन का? तो बेटा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन कर गई लगभग आज से 1800 BC पहले, है ना। BC बोले तो बिफोर क्राइस्ट। आज हम कॉमन एरा में 2024 पे हैं। यहाँ पर 1 CE होता है और इस 1 CE से भी 1800 पहले की बात, BC की बात, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। तो टोटल टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो हम कितने साल पहले की बात करें, 3824 ईयर पहले ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई। इसके मेन रीज़न जो थे डिक्लाइन के वो हम डिस्कस करेंगे, फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि हो सकता फ्लड आई होगी मोहनजोदड़ो में, जिसकी वजह से लोगों ने अपने सेटलमेंट को छोड़ा और कहीं और जाके बस गए। They have inferred this from the fact that houses in the street of Mohenjo-daros were found covered with silty clay। अच्छा, ये जो आर्ग्यूमेंट है कि भाई वहाँ पर बाढ़ आई होगी, ये ऐसा आर्ग्यूमेंट क्यों दे रहे हैं हमारे हिस्टोरियंस? तो वो इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी हमें घर मिले, स्ट्रीट्स मिली, उनमें सिल्टी क्ले थी, जो हमेशा कौन छोड़ के जाता है, फ्लड वाटर छोड़ के जाता है, विच हैड सबमर्ज द स्ट्रीट एंड हाउसेस। ऐसा हुआ होगा कि बाढ़ ने पूरे गलियों को, पूरे घरों को अपने मतलब कब्जे में ले लिया होगा, वहाँ तक बाढ़ आ गई होगी और बेचारे लोगों को वहाँ से जाना पड़ा होगा। जो लोग हैं मोहनजोदड़ो के, उन्होंने वापस से घर बनाए होंगे, स्ट्रीट्स बनाई होंगी ऑन द डेब्रिस ऑफ प्रीवियस बिल्डिंग। देखो बाढ़ आई तो बाढ़ के बाद हम लोग एक सेफ प्लेस पे पहुंच गए, वापस आए जहाँ हमारे घर थे, वहाँ पर हमने जो भी मलबा था उसके ऊपर से वापस से घर बना दिया। जैसे ही फ्लड वाटर रिसीड हुआ होगा, हमने वापस से अपने घर बना लिए। बट अ टाइम केम व्हेन द impoverished हड़प्पन्स एंड मोहनजोदड़ो कुड नॉट टेक इट एनी मोर। पर एक टाइम ऐसा आया होगा कि ये जो प्रोसेस इनका कंटिन्यू चल रहा था कि भैया बाढ़ आई, घर टूट गए, दोबारा बना लिए, एक टाइम के बाद ये नहीं कर पाए होंगे और उन्होंने उन सेटलमेंट्स को छोड़ दिया होगा, कहीं और जाके बस गए होंगे। एक फेमस हाइड्रोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है R.L. Rekas, such as flooding could not be the result of normal flooding in the river Indus। एक ऐसी फ्लड जो पूरी की पूरी सिटी को ख़त्म कर दे, ये नॉर्मल फ्लड तो नहीं हो सकती। अर्थक्वेक आया होगा जिसकी वजह से वाटर लेवल राइज कर गया होगा। अर्थक्वेक माइट हैव रीच्ड द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स टू द इंडस रिवर। एक बहुत बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है R.L. Rekas। उनका मानना है कि भाई नॉर्मल रिवर में अगर नॉर्मली अगर फ्लड आती तो इतना नुकसान नहीं करती, लोग एक एरिया को छोड़ के तो नहीं जाते। तो ऐसा हो सकता है कि अर्थक्वेक आया होगा इसकी वजह से। अब बेटा जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं वो शायद के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, शायद, माइट। तो हो सकता है अर्थक्वेक आया हो जिसने लेवल ऑफ फ्लड प्लेन के रिवर को, इंडस रिवर के जो फ्लड प्लेन के लेवल है उसको राइज कर दिया हो। अब इतना ज़्यादा अपलिफ्टमेंट आ गया प्लेन में, किसके, इंडस के। दिस अपलिफ्ट ऑफ द प्लेन ऑफ द इंडस ब्लॉक्ड द पैसेज ऑफ द रिवर टू द सी। अब जो रिवर थी वो सी तक नहीं पहुंच पा रही होगी, बीच में कोई ब्लॉकेज आ गया होगा। तो जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा होगा, जिसकी वजह से इनंडेशन आ रहा होगा हिंटरलैंड लैंड ऑफ मोहनजोदड़ो का, मतलब पानी सी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। पानी सी तक नहीं पहुंच पा रहा है तो मोहनजोदड़ो में ही भरा पड़ा होगा, जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। क्या क्लियर है? इतनी बातें फिर से ध्यान से सुनो। अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से रेज हो गया क्या, लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स का लेवल बढ़ गया, काय में, इंडस रिवर में। ये जो अपलिफ्ट थी प्लेन की, है ना, दिस अपलिफ्ट ऑफ प्लेन ऑफ द इंडस, इसने ब्लॉक किया उस पैसेज को ऑफ द रिवर टू द सी, जिससे रिवर सी में मिलती थी और यहाँ पर वाटर का लेवल राइज करता गया, जिसकी वजह से इंडंडेशन हुआ इंटरलैंड ऑफ मोहनजोदड़ो का। ठीक है बात। इंडंडेशन का मतलब क्या होता है? इनंडेशन का मतलब होता है सैलाब, ओवरफ्लो, है ना। जिस लेवल को हम पास नहीं कर पा रहे उससे भी बड़े लेवल तक में पानी भर जाना। देन कुछ लोगों का मानना है एरिडिटी बढ़ गई होगी। कुछ रिनाउंड हिस्टोरियंस जैसे कि D.P. अग्रवाल एंड सूद,
उनका मानना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन कर गई। क्यों? क्योंकि एरिडिटी बढ़ गई होगी उस पर्टिकुलर एरिया में। रिवर घाघर सूख गई, सतलज, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज में पानी कम रहा होगा, इस वजह से वहाँ पर एरिडिटी बढ़ गई होगी। ठीक हुई बात? तो फिर से ध्यान से सुनो। जो रिनाउंड हिस्टोरियन है डीपी अग्रवाल और सूद, उनका मानना ये है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन कर गई क्योंकि एरिडिटी बढ़ गई उस एरिया में। और जब रिवर सूखने लग गई, जैसे कि घाघर, ये नदी पूरी तरह सूख गई होगी, ड्राई अप हो गई होगी। सतलज, यमुना यूज्ड टू बी द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर घाघर एंड बिकॉज ऑफ सम कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई होंगी। सतलज, यमुना ये ट्रिब्यूटरी रही होंगी घाघर की। फिर कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई होंगी, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस हुए होंगे। तो जो सतलज रिवर की स्ट्रीम है उसे भी इंडस रिवर ने कैप्चर कर लिया होगा। द सतलज स्ट्रीम वॉज कैप्चर्ड बाय इंडस रिवर। और जो यमुना थी वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर गई होगी, गंगेश को ज्वाइन कर लिया होगा। और ये जो चेंज था, इस चेंज की वजह से जो घाघर थी वो पूरी तरह पानी से लेस हो गई, उसके अंदर पानी बचा ही नहीं। अब क्या किया जाए? तो इस इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में एरिडिटी बढ़ गई, है ना, क्योंकि ड्रेनेज पैटर्न शिफ्ट कर गया और जिस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई। एरिडिटी बढ़ी किसकी वजह से? क्योंकि ड्राई हो गई। कौन सी रिवर ड्राई हो गई बेटा? घाघर। ऐसा माना जाता है कि सतलज और यमुना ये ट्रिब्यूटरीज हुआ करती थी रिवर घाघर की, पर कुछ टेक्टोनिक डिस्टर्ब की वजह से जो सतलज थी उसकी स्ट्रीम को किसने कैप्चर कर लिया? इंडस रिवर ने। जो यमुना थी वो ईस्ट में शिफ्ट कर गई और गंगेश को ज्वाइन कर लिया, रिवर गंगा को ज्वाइन कर लिया। इस वजह से जो घाघर रिवर थी उसमें पानी ख़त्म हो गया और ये जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस था इसकी वजह से एरिडिटी बढ़ गई, ड्रेनेज पैटर्न शिफ्ट कर गया और हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो ब्रोंज एज कल्चर थी। इनार्मस क्वांटिटी में वुड की ज़रूरत होती थी ब्रोंज को प्रोड्यूस करने के लिए। वुड को जो वुड की रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ एक ब्रोंज की वजह से नहीं थी बेटा। हमें खाना पकाना है तो वुड चाहिए, ज्वेलरी बनाना है तो वुड चाहिए, ईंट बनाना है जो कि भट्टे में पकी हुई ईंट होंगी तो उसके लिए वुड चाहिए। मटकों को पकाना है, जो भी मटके बनते हैं, ईंट बनती है, उन्हें पकाया जाता है ना बेटा, उसके लिए वुड चाहिए। स्टोन वेयर बनाने हैं तो वुड चाहिए। फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि फर्नीचर बनाने में, ब्रोंज प्रोड्यूस करने में, ज्वेलरी बनाने में, ज्वेलरी बनाते टाइम भी हमें आग चाहिए ना बेटा, तभी तो हम गोल्ड को मेल्ट कर पाते, सिल्वर को मेल्ट कर पाते। इस सब में लकड़ियों का इतना यूज़ हुआ जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया और क्लाइमेट चेंज आ गया इस रीज़न में, और इसी वजह से इस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। आज तो अपन लोग देखते हैं कि आप गैस पे, इलेक्ट्रिसिटी से, किसी भी चीज़ से आप मेल्ट कर सकते हैं मेटल्स को, पर पहले तो सिर्फ और सिर्फ लकड़ियों का ही यूज़ होता था। देन अटैक। कुछ हिस्टोरियंस का मानना ऐसा भी है, जैसे मॉर्टाइमर, व्हीलर, कि भैया जो आर्यंस थे उन्होंने इंडस सेटलमेंट को डिस्ट्रॉय किया है। मॉर्टाइमर का मानना ये है कि जो लास्ट फेज़ था मोहनजोदड़ो का, उसमें मेन को, वीमेन को, चिल्ड्रन को मैसेकर किया है, बहुत बड़े लेवल पे एक साथ में मारा है। अब देखो, मॉर्टाइम व्हीलर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि वहाँ पर पानी की कमी हुई होगी, वहाँ पर बाढ़ आई होगी। इनका कहना ये है कि जब आर्यंस आए तो आर्यंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे इंडस वैली के लोगों को, क्योंकि एक जगह ऐसा घर मिला है जहाँ पर एक ही रूम में स्केलेटन मिले, 13 मेल्स, फीमेल्स, एक बच्चे थे। ठीक ठीक हुई बात? एक ही रूम में। तो हो सकता है उन्हें एक बहुत मैसिव लेवल पे मैसेकर किया जा रहा हो। अब हम बात करेंगे हेरिटेज की। तो फिज़िकल एस्पेक्ट जो थे हड़प्पन्स के, ठीक है, वो पूरी तरह डिसअपियर नहीं हुए, है ना। आज भी हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके फिज़िकल रिमेन्स से ही हमें तो ये सब जानकारी मिल रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो डिक्लाइन हुआ है द फिज़िकल एस्पेक्ट्स का हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उसकी वजह से टोटल डिसअपेरेंस हो गए हैं सारे ट्रेड्स इस सिविलाइजेशन के। बहुत सारे इसके जो फीचर्स हैं वो लेटर कल्चरल डेवलपमेंट्स में हमको देखने को मिले। जो हड़प्पन से जिस तरीके से वो बेक्ड पोट्री बनाते थे, ईंट बनाते थे, मोती बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, टेक्सटाइल बनाते थे, वो लेटर सिविलाइजेशन ने भी सेम मेथड को अडॉप्ट किया।
एक मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट्स था हड़प्पन्स का कि वो लोग कॉटन कल्टीवेशन करना जानते थे, है ना? जिसको इजिप्शियन ने बाद में अडॉप्ट किया। अगर रिलीजियस एस्पेयर की बात करें तो ये लोग पशुपति शिव की वर्शिप करते थे। फीमेल डाइटी मदर गॉडेस भी हमें मिली हैं। ये पेड़ों को, जानवरों को, सर्पेंट्स को, रिलीजियस सिंबल्स को पूजते थे। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि ये नदियों, तालाबों सबका पूजन करते थे। which were prevalent during the Harappan period. Some of them have continued to this day. Till date, इन सब की पूजा हम भी करते हैं, हाँ? हम एक पर्टिकुलर फेस्टिवल नाग पंचमी में नाग को भी पूज लेते हैं। गायों की पूजा तो हमेशा होती है। कुछ पे हम ऑक्स को पूज लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ थी जो हम बोल सकते हैं कि हड़प्पन्स की आज तक एक्शन में है, ठीक है? So student, I'm ending this video here. And if you have any doubt, any problem, to write in comment section.